गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो ज्वाइन कर चुका है जय हनुमान जी कर लो। हम स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने क्या किया था? कल हमने बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे दिया था कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। आज हम उसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो रियल प्लेन पे आता ही नहीं है। जैसे आपको याद होगा जब क्वाड्रेटिक का हम पैराबोला बनाते हैं, जैसे मान लो मैं इसका पैराबोला बना रहा हूँ y इक्वल टू एक्स के प्लस वन का। तो अगर मैं इसका पैराबोला बनाता था तो ये एक्स एक्सिस आता था, वाई एक्सिस आता था ऐसे, और ये पैराबोला कुछ ऐसे चला जाता था 0,1 से। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करता था, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा ना। तो अगर आप इसको इक्वल टू जीरो करोगे तो इसके इमेज कॉम्प्लेक्स रूट आते हैं, प्लस माइनस रूट आएंगे इसके रूट। तो वो देखने पे समझ आ रहा है कि भाई रियल प्लेन में तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आने वाले, क्योंकि यहाँ पे तो कहीं पे भी रिप्रेजेंटेशन है नहीं इसका। हम वहां पे ये बोलते थे कि अगर कॉम्प्लेक्स रूट आ रहे हैं तो वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, पैराबोला अबव एक्स एक्सिस रहेगा या बिलो एक्स एक्सिस रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है उसके लिए एक अलग प्लेन बना देते हैं, उसको हम बोलते हैं आर्गेंट प्लेन, ARGAND, और कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोला जाता है। आर्गेंट मैथमेटिशियन का नाम था। ठीक है, तो इन्होंने इस प्लेन के बारे में बताया। क्या बताया कि भाई बहुत सिंपल है, जैसे वेक्टर्स में हम करते हैं कि अगर जैसे a प्लस एओटा बी लिखा हुआ है तो a आपका x एक्सिस पे मान लो और b आपका y एक्सिस पे मान लो। तो यहाँ पे हमने x एक्सिस बना लिया और यहाँ पे हमने एओटा y एक्सिस बना लिया। ये मेरा माइनस एक्स हो गया और ये मेरा माइनस एओटा y हो गया। ठीक है, तो ये आपका 0,0 कोऑर्डिनेट हो गया। ये 1 2 3 4, तो इसको हम बोल देते हैं रियल एक्सिस, क्योंकि इस पे रियल नंबर आएगा। मतलब ए वाला पार्ट आएगा ना जो रियल पार्ट होता है, ये वाला जो होगा एक्सेस इसको हम बोल देते हैं इमेजिनरी एक्सेस। यहाँ पे आ जाएगा -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे 1 2 3 4, इधर आ जाएगा -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब मान लो अगर मेरे को कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्लस एओटा 3 को रिप्रेजेंट करना है, तो 2 प्लस एओटा 3 कैसे रिप्रेजेंट होगा? एक्स एक्सिस पे हमें 2 देखना है और वाई एक्सिस पे हमें 3 देखना है। तो ये जो पॉइंट आएगा ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस आयोटा 3। समझ आ गया? तो ये पॉइंट जो होगा, अब कॉम्प्लेक्स नंबर वैसे ही है सेम, 2 प्लस आयोटा 3 जो पॉइंट है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अगर आप इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दोगे तो ये एक वेक्टर की तरह बिहेव करने लग जाएगा, सेम जैसे वेक्टर्स में होता था। तो z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा 3 क्या हो गया, एक पॉइंट हो गया जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। उसको अगर आप ओरिजिन से ज्वाइन कर दोगे तो भी ये क्या होगा, एक वेक्टर की तरह बिहेव कर लेगा, क्योंकि ये वाला वेक्टर अगर आप निकालोगे तो 2 प्लस एटा 3 -0 प्लस एटा 0 तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो वो 2 प्लस एटा 3 ही रहेगा। ठीक है, तो मान लो इसको मैं O मान लेता हूँ और ये मेरा A पॉइंट है। ठीक है, तो OA का मैग्नीट्यूड, इसको Z भी लिख लेते हैं साथ में, तो ये Z कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम बोलते हैं Z का मैग्नीट्यूड। तो Z का मैग्नीट्यूड का क्या मतलब हो गया, Z माइनस 0 का मैग्नीट्यूड। तो वो क्या बताता है हमें, इसकी लेंथ बता देगा OA की। ओए का मैग्नीट्यूड जो है वो जेड का मैग्नीट्यूड है, और वो क्या बताएगा, इसकी लेंथ बताएगा। ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, तो क्लियरली पता चल रहा है, या डिस्टेंस फॉर्मूले से भी लगा सकते हो, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर के बराबर रहेगा। तो कितना आ जाएगा, √13 आ जाएगा ये। ठीक है, ये तो हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड। तो इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि बेसिकली क्या बताएगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो पॉइंट है एक, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस बता देगा। मॉड जेड को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे वेक्टर में लिखते थे ना, मॉड ए माइनस मॉड बी, ऐसे मॉड ऑफ जेड माइनस 0 लिख सकते हैं। तो ध्यान रखना है हमेशा, मॉड जेड गिव्स द डिस्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, क्योंकि इसका दूसरा वाला जो पार्ट है उसमें ज्योमेट्री भी है, तो उसमें हम लोकस वगैरह सब निकालते हैं, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला के, सर्कल के, स्ट्रेट लाइन के, तो उसमें इसका यूज आएगा। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, अब एक और चीज कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करने के लिए, एक तो हमने उसका मैग्नीट्यूड डिफाइन कर दिया, अगर मैं इस डायरेक्शन से डिफाइन कर रहा हूँ, एक मुझे उसका आर्ग्यूमेंट भी डिफाइन करना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ARG ऑफ जेड, इसको बोला जाता है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड।
जैसे एंगल होता है सेम वैसे ही है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज अ एंगल, ठीक है। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज एन एंगल विच द कॉम्प्लेक्स नंबर मेक्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या है, एक एंगल है जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका बनाएगा किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा। ये बात क्लियर हो गई। तो जैसे इस केस में अगर मुझे निकालना है तो हम अगर बोलते हैं कि मेरे को थीटा निकालना है, तो जो मेरा थीटा होगा वो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, tan थीटा भी लिख सकते हो, साइन जो आपका मन करे वो लिख सकते हो। अभी हम tan थीटा लिख लेते हैं। तो ये लेंथ हमारी 3 यूनिट है, 2 यूनिट है, तो tan थीटा इज 3/2। तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 3/2, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे हमने आर्ग्यूमेंट डिफाइन कर दिया, तो आपको ये पता है कि क्योंकि ये थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है अभी, आप इसमें थीटा प्लस 2 पाई लिखोगे तब भी लोकेशन सेम ही रहेगी, उसका आर्ग्यूमेंट चेंज नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर चेंज नहीं होगा ना अगर मैं थीटा प्लस 2 पाई लिखता हूँ। क्यों, क्योंकि आपका जो साइन थीटा और कॉस थीटा है वो सेम ही रहता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 2 एंड पाई ऐड करने पे सेम ही रहते हैं। तो इसीलिए हम एक और टर्म डिफाइन, दो टर्म और डिफाइन करते हैं। एक हम बोलते हैं जनरल आर्ग्यूमेंट और एक हम बोलते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है उसको हम थीटा पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और थीटा पी के ऊपर कंडीशन लगा देते हैं कि भाई थीटा पी जो होगा वो हमारा वो बिलोंग करेगा -पाई से पाई क्लोज के ऊपर, ठीक है। और जो जनरल आर्ग्यूमेंट होता है वो फिर क्या हो जाता है, जनरल आर्ग्यूमेंट हमारा हो जाता है 2n पाई प्लस थीटा पी, फिर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब थीटा पी का क्या पर्पज है, वो क्या करेगा ना, वो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर को एक यूनिक एंगल दे देगा। जैसे हम वहां पे करते थे ना, आपको याद होगा प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालते थे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, तो प्रिंसिपल सोल्यूशन हम कहां से कहां में निकालते थे, 0 से 2 पाई में निकालते थे, क्लोज 0 2 पाई ओपन। उससे क्या होता था कि भाई अब मान लो किसी का आंसर पाई/4 आ रहा है और वो उसने आंसर पाई/4 लिख दिया, या 2 पाई प्लस पाई/4 लिख दिया, या 4 पाई प्लस पाई/4 लिख दिया, वो सारे आंसर सेम ही तो है। बट अगर हम यूनिक सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे तो हम बोल देंगे कि भाई 0 से 2 पाई में निकालो, अब उसमें एक ही एंगल आएगा पाई/4, ठीक है। तो सेम यूनिकनेस को मेंटेन करने के लिए हमने थीटा भी डिफाइन किया हुआ है। फिर आपके मन में आएगा कि सर 0 से 2 पाई क्यों नहीं लिया, -पाई से पाई लेने का कुछ एडेड एडवांटेज है, उससे क्वेश्चंस करने में बहुत हेल्प होती है और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स लिखने में बहुत हेल्प होती है, इसलिए हमने -पाई से पाई लिया। ये बात समझ आई। यहाँ तक समझ आ गया तो ऑल क्लियर करो एक बार, कुछ नहीं समझ आया तो मुझे बताओ। अब मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए दो चीजें भी डिफाइन करी हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड, एक उसका आर्ग्यूमेंट। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है, उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर दो तो जो उसका डिस्टेंस आएगा वो उसका मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या होगा, वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो वो उसका आर्ग्यूमेंट होगा, प्लस एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, देखो मैं बता रहा हूँ एक बार और। तो जैसे z2 + i है तो ये रिप्रेजेंट कैसे होगा, x कोऑर्डिनेट इसका 2 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट इसका 3 हो जाएगा, तो ये 2 + i 3 बन जाएगा, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ z किसके बराबर होगा, √ऑफ वो लेंथ आ जाएगा OA का, तो हो जाएगा √2² + 3² तो √13 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दो गया इसका मैग्नीट्यूड। अब फिर मैंने बोला कि भाई मान लो ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इस थीटा को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। तो tan थीटा किसके बराबर होगा, 3/2, तो थीटा हमारा किसके बराबर आ जाएगा, tan इनवर्स 3/2। अब कोई बच्चा इसको tan इनवर्स 3/2 भी लिख सकता है, कोई इसको 2 पाई प्लस tan इनवर्स 3/2 भी लिख सकता है। तो उस यूनिकनेस को मेंटेन करने के लिए हमने एक डिफाइन कर दिया प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो उसको पोलर फॉर्म बोलते हैं, अभी वो फॉर्म बताने वाला हूँ, अभी तो मैं बस रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ। तो जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है थीटा पी, उसकी हमने इंटरवल डिसाइड कर दी कि भाई ये -पाई से पाई के बीच में रहेगा। इससे क्या फायदा होगा कि भाई हर किसी का आंसर अगर प्रिंसिपल फॉर्म या पोलर फॉर्म में लिख रहे हैं तो वो सेम आएगा, मतलब उनका थीटा सबका सेम आएगा। जैसे हमारा ट्रिग्नोमेट्री में जो प्रिंसिपल सोल्यूशन होता था उसके केस में आता है। जनरल आर्ग्यूमेंट में क्या करना है, 2n पाई ऐड कर देना है, ठीक है। अब देखो, अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि जो z, अब ये सब कर लिया तो सर इसको रिप्रेजेंट तो अभी किया नहीं हमने, तो एक काम करते हैं, ये हमारा वही हो गया x एक्सिस हो गया, ये हमारा आयोटा y एक्सिस हो गया,
मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास यहाँ पे z, ठीक है, और ये मेरा ओरिजिन है, और ये मान लेते हैं इसको हमने इससे ज्वाइन कर दिया, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आया वो किसके बराबर आ गया, मॉड z के बराबर आ गया, ठीक है, a प्लस योटा b मान लेते हैं इसको। तो मुझे ये क्लियर हो गया कि ये लेंथ मेरी a होगी, ठीक है, और ये लेंथ मेरी b होगी, ठीक है, ये एंगल मैं अभी थीटा मान लेता हूँ। तो बड़ा इजी है, थीटा कुछ भी हो, थीटा थीटा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा भी लिख सकते हो, थीटा पी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप जनरल आर्गुमेंट लिखना चाहते हो तो थीटा जी लिख देते हैं उसको, तो जनरल आर्गुमेंट को हम थीटा जी से डिनोट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे थीटा जी आएगा। अच्छा, तो बेसिकली z अब मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, मान लेता हूँ मैं ये थीटा है, तो a प्लस योटा b के बराबर है। अब a की वैल्यू कितनी है, मॉड z कॉस थीटा, और b की वैल्यू कितनी है, मॉड z साइन थीटा। तो z को मैं क्या लिख सकता हूँ, मॉड z टाइम्स ऑफ cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, जो कि बहुत ही बेसिक रिप्रेजेंटेशन है। अभी हमने कुछ और इसके ऊपर कंस्ट्रेंट नहीं लगाई है, बस मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप इस वेक्टर को देखोगे तो इस वेक्टर को, इसका मैग्नीट्यूड अगर मॉड z है और इसका आर्ग्यूमेंट थीटा है, तो इस z को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड z टाइम्स ऑफ cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। ये बात समझ आई सबको। देखो मॉड z का cos कंपोनेंट इधर आएगा, तो a की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, मॉड z cos थीटा के बराबर होगी। जो b की लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी, मॉड z sin थीटा के बराबर होगी, ठीक है। तो इसीलिए a की जगह हमने मॉड z cos थीटा लिख दिया, b की जगह मॉड z sin थीटा लिख दिया, मॉड z बाहर आ गया, क्या बच गया, cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा। ठीक है, चलो अब हम आते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। लिख रहा हूँ यहाँ पे, अब मैं रिप्रेजेंटेशंस लिख रहा हूँ। तो पहली रिप्रेजेंटेशन है हमारी, सबसे पहले हम पोलर वाले लिखते हैं क्योंकि फिर ट्रिग्नोमेट्री उसके बाद लिखने में आसान होगा हमारे लिए। तो सबसे पहली रिप्रेजेंटेशन है पोलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। पोलर फॉर्म, इसको पोलर फॉर्म भी बोला जाता है, पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, इसमें क्या करना है, इसमें बस एक चीज का ध्यान रखना है, जो आपका थीटा होगा वो थीटा पी होगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या करना होगा, मान लो हमें z इजिकल टू एक्स प्लस योटा वाई दिया जाएगा, तो पहला स्टेप होगा आपका मॉड z निकालो, तो वो तो किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स के प्लस वाई स्केयर, ठीक है। ए प्लस योटा भी लिख लेते हैं, कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो सिंपल लॉजिक है। अंडर रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर लिख लिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है, आपको क्या करना है, थीटा निकालना है, विच इज tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ बी बाई ए, अल्फा लिख लेते हैं इसको, अल्फा मॉड ऑफ बी बाई। इससे क्या होगा ना, ये आपको एक्यूट एंगल दे देगा, इससे क्या होगा, एक्यूट एंगल मिल जाएगा, क्योंकि आपने मॉड लगा दिया ना। अब मैं एक्यूट क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को थीटा पी जो है, क्योंकि पोलर फॉर्म में मैं कौन यूज करूंगा, थीटा पी को यूज करूंगा। अब थीटा पी के ऊपर कंस्ट्रेंट है वो माइनस पाई से पाई के बीच में रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अल्फा किसके बराबर लिख देंगे, tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ बी बाई के बराबर लिख देंगे। तो इससे क्या होगा, जो आपका अल्फा आएगा, अल्फा विल बी एक्यूट, इज एक्यूट एंगल। तो अल्फा आपका एक्यूट एंगल आएगा, क्योंकि tan इनवर्स की रेंज आपको पता होगी, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ओपन इंटरवल रहती है। अब पॉजिटिव वैल्यू डालोगे तो 0 से पाई बाई टू के बीच में आएगी, ठीक है जी, हमें पता चल गया कि भाई जो अल्फा है वो हमारा tan इनवर्स मॉड बी बाई हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, थीटा पी निकालना है। अब अगर मैं थीटा पी निकालूंगा तो अगर, अब क्वाड्रेंट चेक करना है, क्वाड्रेंट कौन सा होगा, एक्स और एटा वाई हो गया, यहाँ पे माइनस एक्स माइनस एटा वाई। अब जैसे ए प्लस एटा बी दिया हुआ है, मान लो उसमें ए भी पॉजिटिव है बी भी पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया आपका, ए भी पॉजिटिव है बी भी पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। तो यहाँ पे जो आपका थीटा पी होगा वो अल्फा के बराबर हो जाएगा, भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो वहां तो अल्फा ही आ जाएगा ना, मॉड बी बाई में ही खुल जाएंगे तो अल्फा ही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं। अगर मान लो अब आपका ए नेगेटिव हो गया और बी पॉजिटिव हो गया, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओगे। यहाँ पे जो थीटा पी होगा वो पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। पाई माइनस अल्फा क्यों होगा समझ रहे हो, क्योंकि अल्फा आपका क्यूट है, बट आप तो सेकंड क्वाड्रेंट में बैठे हो, तो इसीलिए वहां पे क्या आएगा, पाई माइनस अल्फा आएगा। अब मान लो आप ए नेगेटिव बी नेगेटिव वाले केस में बैठे हो, ठीक है, उस केस में होगा थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ से यहाँ जाने में आपका जो एंगल ट्रेवल होगा वो होगा 0 से पाई। तो अगर आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लेके जाओगे तो आपका एंगल होगा 0 से माइनस पाई। तो हम ऐसे ही करते हैं, जो ऊपर वाले फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है वहां पे मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं, और जो नीचे वाले क्वाड्रेंट है वहां पे
मतलब 2 पाई तक नहीं लेकर आया ना, मैं 0 से फिर स्टार्ट किया, तो उसमें हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। उसका फायदा क्या होता है, यहाँ पे जो थीटा पाई आता है वो माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा आता है। जो ऊपर वाले का आर्ग्यूमेंट होगा उसके नीचे वाले का जस्ट आर्ग्यूमेंट उसका नेगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ वाले केस में क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव होगा, बी नेगेटिव होगा, तो उस केस में फोर्थ क्वाड्रेंट में रहोगे आप, यहाँ पे थीटा पी जो आएगा वो माइनस अल्फा आएगा। ठीक है, तो इससे आपने क्या कर देना है, थीटा पी निकाल लेना है। तो यहाँ पे इस स्टेप पे आपका काम था कि भाई थीटा पी निकाल लो। जैसे आपने थीटा पी निकाल लिया, तो फिर आपको जेड को क्या लिख देना है, मॉड जेड टाइम्स ऑफ कॉस थीटा पी प्लस अयूटा साइन थीटा पी। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है इसको हम बोलते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन। पोलर रिप्रेजेंटेशन, पोलर फॉर्म। ठीक है, और ये जो थीटा पी होता है इसको हम बोलते हैं थीटा पी इज प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब एक एग्जांपल करते हैं, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। जिसको नहीं भी समझ आया घबराना नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ क्लियर हो जाएगा। 2-3 एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो z है मेरे पास -1 प्लस एटा। ठीक है, अब एक मैं आपको डायरेक्ट करके दिखाता हूँ, फिर इसको पोलर फॉर्म से लिखेंगे। तो अगर हम मान लो -1 प्लस एटा कर रहे हैं, वैसे बहुत सिंपल है। तो आपके पास क्या है, देखो एक बार x एटा y माइनस एक्स माइनस एटा y। x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो समझ आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ये पॉइंट यहाँ के आने वाला है -1, 1। ठीक है, तो आपको अंडरस्टूड है कि भाई एंगल तो यही तो लोगे आप। अब ये एंगल कैसे लोगे, तो ये आपका कौन सा एंगल हो गया, पाई/4 हो गया, क्योंकि 1 1 यूनिट है। तो ये एंगल कितना होगा, पाई माइनस पाई/4 होगा। तो आर्गुमेंट तो हम कहाँ से कहाँ में मेजर करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से तो मेजर करना है, 0 से पाई और 0 से -पाई में। तो अगर मैं आपको कुछ भी नहीं भी बताऊंगा तब भी आप एंगल इसका क्या लिखोगे, 3 पाई/4 ही तो लिखोगे। क्लियर हो रहा है सबको। अब मैंने आपको क्या बताया, जो मैंने तरीका बताया, मॉड जेड लो भाई, पहले तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वो तो आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर, तो ये √2 आ गया। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड के लिए थीटा पी निकालना है, तो थीटा पी करने के लिए सबसे पहले अल्फा निकालो। तो अल्फा किसके बराबर आएगा, tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ बी बाई ए। तो tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ बी बाई ए मेरे पास पाई/4 आ गया। ठीक है, तो tan इनवर्स 1/1 हमारे पास पाई/4 आ गया। ठीक है जी, ये हमें क्लियर हो गया। अब थीटा पी जो आएगा, अब थीटा पी किसके बराबर आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे क्या होता था अल्फा, यहाँ पे कितना होता था पाई माइनस अल्फा, तो पाई माइनस पाई/4 कितना आ जाएगा, 3 पाई/4। अब जो पोलर रिप्रेजेंटेशन है उसमें क्या लिख दोगे, z इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ थीटा पी विच इज 3 पाई/4। अगर नेगेटिव भी आएगा ना उसको सिंप्लीफाई नहीं करना है हमें, पोलर फॉर्म का मतलब होता है उसको इसी फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो z इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा पी प्लस एओटा साइन थीटा पी, बस ये हो गया, ये आपकी पोलर फॉर्म हो गई इसकी। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो दोबारा से वहीं पे पहुंच जाओगे। कॉस ऑफ 3 पाई/4 कितना होता है, -1/√2, -1 आएगा, ये 1/√2 तो 1 आएगा। कितना समझ आया सब लोग बताइए, चैट बॉक्स में बताओ, ऑल क्लियर करो एक बार। इसकी पोलर फॉर्म लिखनी है आपको। ठीक है, एक काम करते हैं, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। z इज इक्वल टू -1 माइनस अयोटा √3। बताओ भाई इसकी पोलर फॉर्म लिखो एक बार सब लोग। इसकी पोलर फॉर्म लिखो बेटा सब लोग।
आंसर बताओ चैट बॉक्स में। देखो क्या करोगे, सबसे पहले तो मॉड जेड निकालोगे। सो मॉड जेड इज अंडर रूट ऑफ 1 + 3 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये तो मॉड जेड हो गया। अब हमें आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो सबसे पहले अल्फा निकाल लेते हैं। अल्फा इज tan इनवर्स मॉड बी बाई ए, तो √3/1। तो ये आ जाएगा π/3। tan 60 होता है ना, tan 60 इज √3, तो π/3 आएगा। ठीक है, बी बाय होता है ए प्लस एटा बी में बी बाय होता है, ये ध्यान रखना है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता था, यहाँ पर अल्फा, यहाँ पे पाई माइनस अल्फा, यहाँ पे माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा, यहाँ पे माइनस अल्फा, ये हम जानते हैं। तो थीटा पी हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ पाई माइनस π/3, तो -2π/3 हो जाएगा ये। तो z मेरे पास जो आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ थीटा पी विच इज -2π/3 प्लस अयोटा साइन ऑफ -2π/3। ये इसका आंसर आएगा बेटा। ठीक है, सबको समझ आया, अब समझ आया। अरे वो कैलकुलेशन मिस्टेक मत करो यार, √3 पे तो 60 होता है ना, 30 क्यों लिख रहे हो। अबे अभी तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये भी देखना ना, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तो नेगेटिव ऑफ पाई माइनस अल्फा, तो -2π/3 आर्ग्यूमेंट बनेगा इसका। ठीक है, तो ये अब सबको ये क्लियर हो गया होगा कि भाई हमारी पोलर रिप्रेजेंटेशन कौन सी है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनता है इस पे, बट वो 11th में है, 12th में तो आएगा नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर 11th में दिया हुआ है ना एनसीईआरटी में। ठीक है, तो ये हो गया, ये हमने पहले भी कर रखा है, मुझे ध्यान में आ रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, z इज इक्वल टू मॉड z cos थीटा g प्लस अयोटा साइन थीटा g। ठीक है, वेयर थीटा g इज जनरल आर्गुमेंट, और थीटा g इज इक्वल टू थीटा p प्लस 2n पाई, फिर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो अब थीटा जी आप जनरल आर्गुमेंट में कोई भी थीटा लिख सकते हो, जैसे, बट वो क्या होना चाहिए, मतलब या तो थीटा पी होना चाहिए या थीटा पी प्लस 2 पाई होना चाहिए। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं अभी z इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा का ही लिख रहा हूँ, जो हमने इससे पहले लिखा था, ये निकाला था -1 प्लस अयोटा, तो इसमें 3π/4 आएगा। तो आप उसमें क्या कर सकते हो, जैसे z लिख सकते हो √2, 3π/4 आया था ना। अब 3π/4 अगर आपका थीटा पी है, थीटा पी हमारा 3π/4 आया था, तो इसमें आप +2 पाई करके भी लिख सकते हो, -2 पाई करके भी लिख सकते हो। समझ गए, तो वो आपका थीटा जी हो जाएगा। और बगल में लिख सकते हो कि भाई थीटा जी जो है वो उसका क्या है 2n पाई, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे कि मैंने लिख दिया cos ऑफ 3π/4 प्लस अयोटा साइन ऑफ 3π/4। और यहाँ पे हम एंगल पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, बस वो एंगल करेक्ट होना चाहिए। तो साथ में हमने सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं थीटा जी, और यहाँ पे लिख देते हैं थीटा जी, थीटा जी इज 3π/4 प्लस 2n पाई।
ठीक है। और जरूरी नहीं है यहाँ पे 3/4 ही आए, यहाँ पे जैसे मान लो आपने +2 पाई कर दिया तो वो 11/4 भी आ सकता है, -2 पाई कर दिया तो -5/4 भी आ सकता है, क्योंकि एक मतलब यहाँ से एक 2 पाई ऐड और सब्ट्रैक्ट आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। ज्यादातर हम पोलर रिप्रेजेंटेशन ही यूज करते हैं अगर हमें करनी होगी तो। एक और होती है जो ज्यादा इसके बाद, मतलब या तो हम पोलर फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है, एक हम यूज करते हैं यूलर फॉर्म, उसको बताता हूँ मैं। यूलर्स फॉर्म, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हम इसको ई की पावर में ले जाते हैं। तो अब हम मैं क्या कर रहा हूँ देखना एक बार सब लोग। तो मान लो मेरे पास है z इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, इसको भी मैं z मान रहा हूँ। मान लो आपका वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो मॉड z टाइम्स ऑफ कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा है। तो ये कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा वाली जो टर्म है इसको मैंने z मान लिया। अब अयोटा क्या है ना, अयोटा हमेशा एक नंबर की तरह ट्रीट होगा। अब पूरी मैथ्स में जो भी आप कैलकुलस वगैरह में भी अगर कुछ यूज करना चाहते हो तो अयोटा को एक नंबर की तरह ट्रीट करना है, बस कांस्टेंट नंबर की तरह। तो मैंने क्या किया, अब डी जेड बाई डी थीटा किया। तो डी जेड बाई डी थीटा करूंगा तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, माइनस साइन थीटा प्लस ये टर्म बन जाएगी अयोटा कॉस थीटा। ठीक है, तो जो मेरा डी जेड बाई डी थीटा है, क्या किया, अयोटा कॉमन निकाला, तो बन जाएगा कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। समझ आ रहा है इतना? देखो अयोटा कॉस थीटा बनेगा प्लस अयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 साइन थीटा। तो इस टर्म में से जो ऊपर वाली टर्म है, इस वाली टर्म में से मैंने अयोटा कॉमन निकाल लिया तो ये टर्म बन जाएगी। तो हुआ क्या, मेरे पास डी जेड बाई डी थीटा जो आया वो अयोटा जेड के बराबर आ गया। तो अब हम इंटीग्रेट वगैरह कर सकते हैं। तो अब मैंने क्या किया, ये क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा बन रहा है तो ये बन जाएगा मेरे पास डी जेड बाई जेड इज इक्वल टू अयोटा डी थीटा। ठीक है, तो इसको अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा ln z इज इक्वल टू अयोटा थीटा प्लस सी। ठीक है, तो z मेरे पास क्या आ जाएगा, e की पावर अयोटा थीटा प्लस सी। अब एक काम करो, z की में थीटा की वैल्यू को 0 डालो तब क्या हो रहा है। तो z एट थीटा इक्वल टू 0 विल गिव मी वैल्यू 1। ठीक है, यहाँ पे देखो z में थीटा को 0 डालोगे अगर तो क्या वैल्यू आएगी, e की पावर अयोटा थीटा प्लस सी है ना, ये सी अलग है, अयोटा थीटा अलग है, तो e की पावर c आ जाएगा विच इज 1। इसका मतलब हो गया, हमें क्लियर हो गया कि c की वैल्यू 0 होगी। तो हमारे पास z जो आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, e की पावर अयोटा थीटा। तो यूलर ने ना ये रिजल्ट निकाल के दिया था। उसने ये बोला था कि जो cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा वाली टर्म है वो किसके बराबर है, वो e की पावर अयोटा थीटा के बराबर है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरीके से वर्क हो गया था कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, क्योंकि इससे हमारी बहुत सारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएंगी। आप आगे आगे देखेंगे। तो हमारी अब यूलर फॉर्म जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की, मान लो मेरे पास लिखा हुआ है z इज इक्वल टू मॉड z कॉस थीटा p प्लस अयोटा साइन थीटा p। इसको मैं वैसे लिख सकता हूँ z इज इक्वल टू मॉड z टाइम्स ऑफ e की पावर अयोटा थीटा p। तो इसको हम बोलते हैं यूलर फॉर्म। देखो भाई, समझ आया कि नहीं समझ आया बताओ। और मतलब ज्यादातर जो हम यूज करेंगे, लेट्स से मॉड जेड इज आर, मतलब आर से हम उस डिस्टेंस को डिनोट करते हैं, तो हम ज्यादातर ये फॉर्म यूज करेंगे जेड इज इक्वल टू आर ई अयोटा थीटा, वेयर आर इज मॉड ऑफ जेड एंड थीटा इज थीटा पी। थीटा पी और थीटा जी कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे आंसर में कोई भी फर्क नहीं आएगा। यहाँ तक क्लियर है? लक्ष्य बेटा, तू बार बार रिपीट करने को क्यों बोल रहा है, सुन नहीं रहा ध्यान से? लेट आए थे क्या आप? नो सर। देखो क्या था, z इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा था, तो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या बनेगा, डी जेड बाई डी थीटा। इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, माइनस साइन थीटा प्लस एयोटा कॉस थीटा। इसमें से एयोटा कॉमन निकाल लिया तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई ना, डी जेड बाई डी थीटा इक्वल टू एयोटा जेड।
तो डी जेड बाई जेड इज इक्वल टू आयोटा डी थीटा हो गया। अब इंटीग्रेट करोगे तो डी जेड बाई जेड का इंटीग्रल क्या होता है, एल एन जेड। आयोटा थीटा का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, आयोटा थीटा, क्योंकि आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हो तो प्लस सी लगाना पड़ेगा। तो अब लॉग हटाओगे तो ई की पावर में चला जाएगा। फिर हमने इसमें z में थीटा की वैल्यू पुट करके ये चेक कर लिया कि z एट थीटा इक्वल टू 0 इज 1, तो यहाँ से c 0 आ गया। तो हमें पता चल गया कि जो मैंने cos थीटा प्लस एयोटा sin थीटा वाली टर्म मानी थी वो e की पावर एयोटा थीटा हो गई। अब ये क्लियर हो गया, ये मेरे को पता चल गया ये कि भाई cos थीटा प्लस एयोटा sin थीटा को e की पावर एयोटा थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर मान लो आपको ऐसे नहीं क्लियर हो रहा है तो हमने डिफरेंशिएशन का यूज किया, आप सीरीज का भी यूज कर सकते हो। e की पावर x की सीरीज आपको पता है 1 प्लस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। उसमें x की जगह पे आयोटा थीटा डाल दो तो उसमें ना एक cos थीटा वाली सीरीज आ जाएगी, एक sin थीटा वाली सीरीज आ जाएगी, तो उससे भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो भी डिफरेंशिएशन से डिराइव होती थी मैक्लॉरेन सीरीज। तो फिर z को मैंने लिख दिया मॉड z cos थीटा b प्लस एयोटा sin थीटा b, तो मेरी पोलर रिप्रेजेंटेशन है। अब इस टर्म को मैंने क्या प्रूव कर दिया कि भाई ये तो e की पावर एयोटा थीटा के बराबर है, तो इसकी जगह हमने लिख दिया मॉड z e की पावर एयोटा थीटा p, बस। तो अब आपको ध्यान रखना है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम r e की पावर एयोटा थीटा वाले फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो ये हमें सबको क्लियर हो गया। अच्छा, अब जब मैं ये लिख रहा हूँ तो r जो है वो मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ z है और जो थीटा है वो मेरा आर्ग्यूमेंट ऑफ z है। ये जो थीटा p और थीटा g है ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z है। ठीक है, अब एक चीज और क्या ध्यान में रखनी है आपको, जैसे z मान लेते हैं, अब मेरे पास है e की पावर एयोटा थीटा, देखना एक बार सब लोग, तो ये टर्म किसके बराबर है, cos थीटा प्लस एयोटा sin थीटा के बराबर है। ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना e की पावर एयोटा थीटा का, अगर अकेले का मैग्नीट्यूड आप निकालोगे तो ये किसके बराबर आएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, ये 1 के बराबर आएगा ना, cos के थीटा प्लस साइंस के थीटा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आएगा। ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं बोलता हूँ z बार लिखो तो z बार किसके बराबर आएगा, z बार आएगा आयोटा की जगह माइनस एयोटा लिखते हैं तो cos थीटा माइनस एयोटा साइन थीटा, तो ये किसके बराबर आएगा, e की पावर माइनस एयोटा थीटा के बराबर आएगा। ठीक है, तो z cos थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा हो गया, z बार किसके बराबर हो गया, e की पावर माइनस एयोटा थीटा के बराबर हो गया। ये भी क्लियर है। अच्छा, अब देखना सब लोग ध्यान से, z प्लस जेड बार किसके बराबर आएगा, z प्लस जेड बार आपका किसके बराबर आएगा, इन दोनों को ऐड कर दो तो 2 cos थीटा के बराबर आएगा। ठीक है, उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं e की पावर एयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस एयोटा थीटा, z प्लस जेड बार कर दिया ना, दोनों को ऐड कर दिया, तो जो मेरा cos थीटा होता है वो किसके बराबर आता है, e की पावर एयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस एयोटा थीटा डिवाइडेड बाय 2 के बराबर आता है। ये सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली निकाल सकते हो, मैं बस आपको बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया रहे। ठीक है, सिमिलरली मेरे पास अगर मैं बोलता हूँ साइन थीटा, तो साइन थीटा किसके बराबर आएगा, e की पावर एयोटा थीटा माइनस e की पावर माइनस एयोटा थीटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, वो साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अब हमने ये सीख लिया कि भाई z की अब 3 रिप्रेजेंटेशन है। पहली रिप्रेजेंटेशन थी हमारी पोलर फॉर्म, z इज इक्वल टू मॉड z cos थीटा p प्लस एयोटा sin थीटा p, जिसमें थीटा p माइनस पाई से पाई क्लोज में था, माइनस पाई ओपन पाई क्लोज। ठीक है, तो वो था हमारा पोलर रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन बोला, उसमें मैंने बोला कि जो थीटा है वो अब हमारा थीटा जी हो जाएगा, थीटा जनरल आर्गुमेंट हो जाएगा, उसमें हम क्या करते हैं थीटा पी प्लस 2 एन पाई लिख देते हैं, वो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन थी। थर्ड मैंने आपको बताया cos थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा जो है वो e की पावर एयोटा थीटा के बराबर है, तो इसको हम बोलते हैं यूलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके बाद आता है डी मोवेस थ्योरम, वो इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, अब डी मोवेस थ्योरम क्या है मेरे पास, cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा मान लो एक टर्म है और उसकी पावर आपको n लगाना है। ये बहुत सिंपल आएगा देखना। अब वैसे अगर आप सिंपलीफाई करने लग जाओ तो क्या करोगे, जैसे मान लो cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा की पावर 2 है, cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा की पावर 3 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा का होल स्केल लोगे, क्यूब लोगे। बट जैसे ही यूलर आए तो यूलर ने कहा भाई तू एक काम कर, cos थीटा प्लस एयोटा sin थीटा किसके बराबर होता है, e की पावर एयोटा थीटा, तो इसको e की पावर एयोटा थीटा लिख लें। इसको e की पावर एयोटा n थीटा लिख सकते हो क्योंकि n और थीटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर e की पावर एयोटा थीटा में ये किसके बराबर आ जाएगा, cos ऑफ n थीटा प्लस एयोटा sin ऑफ n थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये उसने बता दिया कि भाई आप इसको ऐसे लिख सकते हो, वेयर n इज अ रैशनल नंबर।
n रैशनल नंबर होना चाहिए, यहाँ पे ये कंस्टेंट होता है इसके ऊपर। तो cos थीटा प्लस एटा साइन थीटा की पावर n में हमारे पास e की पावर एटा थीटा हमने n लिख दिया, तो वो क्या बन जाएगा cos n थीटा प्लस एटा साइन n थीटा। तो इसको डी मोविस थ्योरम कहते हैं कि cos थीटा प्लस एटा साइन थीटा की पावर n जो है वो किसके बराबर है, cos n थीटा प्लस एटा साइन n थीटा के बराबर है। सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। मान लो मेरे पास लिखा हुआ है cos थीटा 1 प्लस एटा साइन थीटा 1, cos थीटा 2 प्लस एटा साइन थीटा 2, cos थीटा 3 प्लस एटा साइन थीटा 3, ऐसे करते करते लिखा हुआ है cos थीटा k प्लस एटा साइन थीटा k। ठीक है, तो अब ये टर्म क्या हो जाएगी, आपको देखने पे समझ आ रहा होगा, ये e की पावर एटा थीटा 1 बन जाएगा, ये नेक्स्ट वाला e की पावर एटा थीटा 2 बन जाएगा, नेक्स्ट वाला e की पावर एटा थीटा 3 बन जाएगा, ऐसे करते करते e की पावर एटा थीटा k बन जाएगा। अब ये सारी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो e की पावर एटा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 सो ऑन टू थीटा k बन जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 सो ऑन टू थीटा k प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 सो ऑन टू थीटा k, ये लिख सकते हैं। समझ आ गया डी मोविस थ्योरम? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बताओ, फिर हम इसके क्वेश्चंस कर रहे हैं। और क्लियर करो भाई जल्दी से। अब एक चीज ध्यान रखनी है, जो हम ये पोलर फॉर्म और जो भी फॉर्म लिख रहे हैं, इसमें थीटा क्या होता है ना, रियल होता है। अब ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में जिसमें वो थीटा कॉम्प्लेक्स दे देगा, तो थोड़ा वहां पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब थोड़ा ध्यान से क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन बहुत अच्छे बन जाते हैं इसमें। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है z इज इक्वल टू आर ई की पावर एटा थीटा वेयर आर एंड थीटा आर रियल नंबर्स। इसका मतलब है कि भाई ये वैसा है बेसिकली, आर इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस एटा साइन थीटा। ठीक है, किसके बराबर है, आर जेड इज इक्वल टू आर कॉस प्लस एटा साइन थीटा, उसमें थीटा रियल है। तो जो मैंने आपको बताया था ई की पावर एटा थीटा का मॉड्यूलस 1 होता है, वो तभी होता है जब थीटा उसमें रियल हो। ये तो जानते हो गए आप लोग, कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा 1 कब होता है, जब थीटा रियल हो। तो वो कंडीशंस रियल के लिए हैं, वो जो आइडेंटिटी वगैरह है। अब आपको निकालना है मॉड्यूलस ऑफ ई की पावर एटा जेड। बताओ एक बार करके ट्राई करो, जल्दी से आंसर बताओ। मॉड्यूलस ऑफ ई की पावर एटा जेड हमें फाइंड आउट करना है।
आया नहीं किसी का भी आंसर? देखो मैं बता रहा हूं, देखो इसको आप लिख सकते हो e की पावर एयोटा z की जगह पे मैंने लिख दिया r cos थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा। z की जगह ये लिख सकते हैं ना r टाइम्स ऑफ cos थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा, और इसका मॉडुलस निकालना है हमें। मान लो मेरे पास z इज इक्वल टू आर ई की पावर एयोटा थीटा है, और अब मैं अगर आपको बोल दूं मॉड z निकालो, तो आपको डायरेक्ट इसका मॉड लिखोगे आर ई की पावर एयोटा थीटा, तो इसमें आर ई तो आ जाएगा, क्योंकि आर ई की पावर एयोटा थीटा में ई की पावर एयोटा थीटा तो आर्गुमेंट वाली टर्म है, और आर जो है उसका मॉडुलस बताता है। तो मॉड z अगर आर ई की पावर एयोटा थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, अगर थीटा रियल है तो इसका मॉडुलस कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, इसका मॉडुलस 1 नहीं आएगा, क्योंकि अब यहाँ पे पावर में क्या है, z कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मैंने उसको z की जगह पे क्या लिख दिया, r cos थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा। ठीक है, अब इसको मैं लिख सकता हूँ e की पावर एयोटा r cos थीटा प्लस एयोटा स्क्वायर हो जाएगा माइनस r साइन थीटा, ये टर्म बन गई। अब ये इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं e की पावर माइनस r साइन थीटा, ठीक है, इंटू e की पावर एयोटा r cos थीटा का मॉडुलस। अब ये टर्म जो पावर में ये पूरी रियल है, आर cos थीटा, और e की पावर माइनस आर साइन थीटा पॉजिटिव टर्म है, ये भी रियल है। तो अब आपका ये कुछ ऐसा बन गया ना, देखो z e की पावर एयोटा अल्फा, इसको z की जगह कुछ और मान लेते हैं, मतलब इसको कुछ और मान लेते हैं, जैसे से m मान लेते हैं, तो ये इसका मैग्नीट्यूड वाला टर्म हो गया m, e की पावर एयोटा अल्फा वाला टर्म हो गया, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, e की पावर माइनस आर साइन थीटा। तो ये इसका आंसर है। देखो भाई कुछ नहीं समझ आया तो बताओ। हाँ नेहा का भी सही आ रहा है, बाकी लोग देखो सबको समझ आया नहीं समझ आया। e की पावर एयोटा थीटा का मॉडुलस 1 तभी आएगा जब थीटा आपका रियल होगा, ये ध्यान रखना है। तो e की पावर एयोटा z का मॉडुलस 1 नहीं आएगा, तो हमने क्या किया, z की जगह उसकी वैल्यू डाल दी, उसको ब्रेक कर दिया, फिर वो उस फॉर्मेट में आ गया, r e की पावर एयोटा थीटा वाले फॉर्मेट में आ गया। जिस जिसको क्लियर हो गया जल्दी से बताओ। अब जैसे ये बन गया ना e की पावर, ये जो लास्ट टर्म बनी हमारी e की पावर a माइनस बी जैसी बन गई है, तो a की पावर x प्लस वाई किसके बराबर होता है, e की पावर x इंटू e की पावर y होता है ना, तो उसको ब्रेक कर लिया, तो e की पावर माइनस आर साइन थीटा इंटू e की पावर एयोटा आर कॉस थीटा। अभी कुछ ऐसा आ गया ना, r e की पावर एयोटा थीटा टाइप में आ गया, तो e की पावर एयोटा थीटा तो 1 ही होता है इसका मॉडुलस, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर r e की पावर एयोटा थीटा लिखा हुआ है, उसका मैग्नीट्यूड r वाली टर्म होती है, तो m e की पावर एयोटा अल्फा में मैग्नीट्यूड वाली टर्म कौन सी है, m है। ठीक है, तो वो लिख दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, z इज इक्वल टू माइनस टू ई की पावर एयोटा पाई बाय 4, फाइंड थीटा पी प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z। करो भाई ये बताओ।
डिम्पी अगर आप क्लास में हो तो चैट बॉक्स में यस लिखो। या माइक से बोलो डिम्पी। आया नहीं किसी का भी आंसर? अभी तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी नहीं हो रहा तुमसे। देखो जो z है इसको आप लिखोगे, आप ऐसे भी सोच सकते हो, मान लो इसको 2e की पावर उठा, अब ये जो नेगेटिव है ना ये इसके मैग्नीट्यूड के साथ नहीं जाएगा। मैग्नीट्यूड हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये अगर मान लो 2e की पावर उठा पावर 4 होता तो ये कैसा बनता, ये 2 हो जाता और ये एंगल इसका पावर 4 हो जाता, ठीक है। अब आपने -2 कर दिया, मतलब ये वाली जो भी वैल्यू आ रही होगी उसका नेगेटिव लगा दिया ना, तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। जब आप माइनस कर दोगे तो क्या होगा, वो यहाँ पहुंच जाएगा, दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएंगे। तो आपका आर्ग्यूमेंट कौन सा वाला चलेगा, ये वाला चलेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में, हाँ खुला हुआ है नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये वाला एंगल π/4 है तो ये भी π/4 है ना। अब आपको पता है कि यहाँ पर एंगल होता था पाई माइनस अल्फा, यहाँ अल्फा, यहाँ पे क्या होगा माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी माइनस ऑफ पाई माइनस π/4, समझ गया ना। अल्फा तो π/4 हो जाएगा, बट आप थर्ड क्वाड्रेंट में इसलिए माइनस, प्रिंसिपल आर्गुमेंट माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा होता है, तो -3π/4 आएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, -2 cos π/4 प्लस एटा साइन π/4, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी -√2 माइनस एटा√2। अब यहाँ से भी निकाल लो, वही वाली बात है जब अल्फा निकालोगे तो π/4 आएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थीटा पी क्या आ जाएगा -3π/4, ऐसे भी कर सकते हो, तो -3/4 इसका आंसर आएगा। क्लियर हो गया सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा 11th क्वेश्चन। ये ध्यान रखना है कि जो नेगेटिव रहता है मॉडुलस के साथ नहीं जाएगा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। अगर नेगेटिव कहीं पे भी आप लगाते हो तो वो आर्ग्यूमेंट वाले को चेंज करेगा जाके, वो आर्ग्यूमेंट, वो टर्म आर्ग्यूमेंट को चेंज करेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फाइंड रियल पार्ट ऑफ 1 माइनस एओटा की पावर माइनस एओटा। ये क्वेश्चन ट्राई करो, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन बनते हैं बेटा, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको।
फाइंड रियल पार्ट ऑफ 1 माइनस एटा रेज़ टू द पावर माइनस एटा। नहीं बन रही बात। देखो लिखता हूं मैं, z इज इक्वल टू, इसको लिखा मैंने 1 माइनस एटा की पावर माइनस एटा। इधर देखो ध्यान से, अब z इज इक्वल टू 1 माइनस एटा की पावर माइनस एटा। ठीक है, अब मेरे को रियल पार्ट ऑफ z निकालना है। तो एक काम करते हैं, पहले लॉग ले लेते हैं इसके ऊपर। तो लॉग z जो आएगा वो मेरे पास इसके बराबर आ जाएगा माइनस एटा लॉग ऑफ 1 माइनस एटा। ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। लॉग लेंगे तो माइनस एटा तो नंबर की तरह बिहेव करता है, वो आगे चला जाएगा। ठीक है, अब ये टर्म मेरे पास बन गई लॉग z इज इक्वल टू माइनस एटा। इसको लिख देता हूँ मैं लॉग टाइम्स ऑफ, इसको अब मैं पोलर फॉर्म में लिख दूंगा यहाँ पे। अब मान लो हमारे पास z1 है 1 माइनस एटा, तो इसका जो मॉडुलस है वो किसके बराबर है, √2। और जो इसका थीटा पी है, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है ये। देख रहे हो ना, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। तो π/4 है तो -π/4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस अल्फा होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ √2 e की पावर माइनस π/4। ठीक है, हम ये लिख सकते हैं। अब ये वाली टर्म क्या बन जाएगी मेरे पास, log z इज इक्वल टू माइनस एटा टाइम्स ऑफ log ऑफ √2 प्लस log ऑफ m इंटू एन। क्या होता है, log ऑफ m प्लस log ऑफ n, log ऑफ e रेज़ टू द पावर माइनस एटा π/4। ये टर्म बन जाएगी। तो मेरे पास क्या आ गया, log z इज इक्वल टू माइनस एटा log √2। ठीक है, और यहाँ पर माइनस एटा आएगा, ये से मल्टीप्लाई होगा माइनस एटा, और ये क्या बन जाएगा, माइनस एटा π/4 आगे चला जाएगा। समझते हो सब लोग इतना तो। और log e बचेगा, तो log e 1 होता है, क्योंकि log विद बेस e लिया हुआ है हमने। तो log z इज इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस, ये पावर जो है आगे चली जाएगी, हाफ log 2 टाइम्स ऑफ आयोटा। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, फिर आयोटा स्केयर माइनस, तो माइनस π/4 हो जाएगा। अब z को मैं क्या लिख सकता हूँ, z इज इक्वल टू, ये पूरा e की पावर में जाएगा, e की पावर माइनस π/4 माइनस हाफ log 2 आयोटा। बस हो गया खत्म अब हमारा पार्ट। तो z हो जाएगा e की पावर माइनस π/4 इंटू e की पावर माइनस आयोटा log 2/2। e की पावर आयोटा थीटा पता ही है आपको, ये होता है e की पावर माइनस π/4 cos ऑफ माइनस log 2/2 प्लस एटा साइन ऑफ माइनस log 2/2। ठीक है, अब रियल पार्ट ऑफ z निकालना है। तो रियल पार्ट ऑफ z हमारे पास हो जाएगा, ये बिना एटा वाला पार्ट, e की पावर माइनस π/4 cos ऑफ माइनस थीटा, cos थीटा होता है cos ऑफ ln 2/2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है।
देखो भाई, कुछ नहीं समझ आया तो बताओ मुझे। हाँ, वेबअप का सही है। देखो हमने क्या किया, z लिखा हुआ था 1 - की पावर -एओटा। आप इसको यहाँ पे √2 पुट करके भी कर सकते थे, बट उसमें फिर √2 की पावर -एओटा आ जाता। तो इसीलिए मैंने बेटर क्या किया कि भाई इसमें लॉग ले लेते हैं, तो उससे क्या होगा, एओटा नीचे आ जाएगा। तो दोनों तरफ लॉग लेंगे तो क्या होगा, लॉग विद बेस ही ले लिया हमने। तो ln z इजिकल टू -एओटा ln ऑफ 1 - एओटा, 1 - एओटा को पोलर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो log ऑफ mn log n प्लस log n हो जाता है। एओटा अलग अलग कर लिया, तो हमारे पास टर्म आ गई log z इजिकल टू -हाफ log 2 एओटा -π/4। अब z किसके बराबर आ जाएगा, e की पावर में लगा देंगे इसको। अब e की पावर में लगाएंगे तो क्या होगा, अगर इसको e की पावर में लगाएंगे तो e की पावर -π/4 हाफ log 2 एओटा, तो e की पावर -π/4 इंटू e की पावर -एओटा log 2/2। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, e की पावर -π/4 तो रियल नंबर है, और e की पावर एओटा थीटा को हम क्या लिखते हैं, cos थीटा प्लस एओटा साइन थीटा, बस वो लिख दिया हमने। तो कंफ्यूजन किसी को भी यहाँ तक तो बताओ, मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। ये करो भाई, tan ऑफ एओटा ln ऑफ a माइनस एओटा बी अपॉन a प्लस एओटा बी इज इक्वल टू लैम्डा ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इफ ए बी लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर, फाइंड लैम्डा। लैम्डा फाइंड करना है हमें, लैम्डा कुछ रियल नंबर आएगा। करो करो जल्दी से। देखो आपको मैं इसलिए टाइम दे रहा हूँ, जब तक करोगे नहीं, दिमाग से नहीं सोचोगे ना, तो बात बनेगी नहीं, क्वेश्चन नहीं होंगे, वीक रह जाएगा टॉपिक। बहुत बच्चों का ये टॉपिक वीक रहता है।
देखो अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड से मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ये मैंने लिख दिया tan ऑफ आयोटा ln ऑफ, एक काम करते हैं a प्लस आयोटा b को मान लेते हैं r e की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मान सकते हैं दूसरी फॉर्मेट में r e की पावर आयोटा थीटा। तो जो r होगा वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, जो थीटा होगा tan इनवर्स b बाई होगा। तो a माइनस आयोटा b जो होगा वो किसके बराबर हो जाता है, r e की पावर माइनस आयोटा थीटा के बराबर हो जाता है। ये मैंने आपको भी बताया था कि cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा अगर e की पावर आयोटा थीटा है तो cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा जो होगा वो e की पावर माइनस आयोटा थीटा होगा। हाँ, इसका आंसर 2 आता है बेटा। तो ये वाली टर्म आपकी नीचे वाली तो बन गई आर ई की पावर आयोटा थीटा, ऊपर वाली क्या बन जाएगी आर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। तो ये आर सी आर अब हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो tan ऑफ आयोटा ln ऑफ ये बन जाएगा e की पावर माइनस 2 आयोटा थीटा। ठीक है, ये टर्म बन गई। अब 2 e की पावर माइनस 2 आयोटा थीटा आगे चला जाएगा तो tan ऑफ आयोटा इंटू माइनस 2 आयोटा थीटा, और यहाँ पे ln e आ जाएगा। ln e 1 होता है आप जानते हैं। तो ये टर्म मेरे अब बन जाएगी आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1, तो tan ऑफ 2 थीटा बन जाएगी ये। अब हमें यहाँ से पता है कि भाई इन दोनों से हमें ये पता है कि tan थीटा जो था वो हमारा b बाई ए के बराबर था। ठीक है, तो ये क्या टर्म बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो बन जाएगा 2b बाई ए अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। देख लो भाई, कोई कंफ्यूजन है किसी को तो बताओ, मैं फिर एक बार और रिपीट कर दूंगा। बाकी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करो। if z is equal to minus z is equal to iota ln of 2 minus root 3, find cos z। इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, इंटीजर आंसर आएगा इसका। बताओ भाई, इसका आंसर बताओ सब लोग। हाँ डिम्पी, आप क्लास के बाद मुझे कॉल करना। किसी का आंसर आया इसका? देखो अब क्या करते हैं इसको। तो जैसे अभी आपको बताया था cos थीटा किसके बराबर होता है, e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2 के बराबर होता है। अभी भी बताया था ना। तो ऐसे हम cos z को क्या लिख सकते हैं, cos z को लिख सकते हैं e की पावर आयोटा z प्लस e की पावर माइनस आयोटा z डिवाइडेड बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं।
तो ये आ जाएगा e की पावर आयोटा z में क्या होगा, ये पुट करेंगे तो आयोटा स्क्वायर माइनस ऑफ ln ऑफ 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा e की पावर माइनस आयोटा स्क्वायर, तो प्लस हो जाएगा ये ln ऑफ 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। बस अब क्वेश्चन खत्म है। e की पावर ln t t के बराबर होता है, माइनस ऊपर ले जाओ तो ये बन जाएगा e की पावर ln ऑफ 2 माइनस रूट 3 की पावर माइनस 1 प्लस e की पावर ln ऑफ 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। तो e की पावर ln m जो होता है वो m के बराबर होता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है a log m विद बेस a इज m ओनली। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/2 माइनस रूट 3 प्लस 1/1 नहीं है यहाँ पे, सॉरी 1/, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है, यहाँ पे 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको रेशनलाइज कर देंगे 2 प्लस रूट 3 से, तो 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। हाँ ठीक है, चलिए आपका सबको क्लियर हो गया, ये कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को भी? देखो, तो ये अभी अभी बताया था ना, cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, e की पावर रूटा थीटा प्लस e की पावर माइनस रूटा थीटा डिवाइडेड बाय 2, उसको यूज कर लिया। नेक्स्ट देखो प्रॉब्लम 15। e की पावर रूटा 2m थीटा रूटा cot थीटा प्लस 1 रूटा cot थीटा माइनस 1 रेज़ टू द पावर m इक्वल्स वेयर m इज अ रियल नंबर। इसका आंसर बताओ भाई। चलो देखो 1 आएगा इसका आंसर, हाँ शैली ने निकाल दिया। देखो करते हैं इसको सॉल्व। आप ना ये वाली टर्म को सिंप्लीफाई करो, जो आयोटा कॉट थीटा वाली टर्म है, इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन आयोटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल रेज़ टू द पावर m, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे e की पावर आयोटा 2m थीटा, इसको एज इट इज रहने दो। ठीक है, अब ये बन जाएगा e की पावर आयोटा 2m थीटा, और यहाँ से आयोटा कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। आयोटा कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा ना cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। नीचे से आयोटा कॉमन निकालोगे तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बचेगा। देखो एक बार समझ आ रहा होगा ये तो आप सबको, क्योंकि आयोटा cos थीटा माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा वो, तो ये टर्म बन गया। अब आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, e की पावर आयोटा 2m थीटा, ये इससे कैंसिल हो गया। ये क्या बन जाएगा, e की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन e की पावर आयोटा थीटा होल पावर m। तो मेरे पास बन जाएगा e की पावर आयोटा 2m थीटा, e की पावर माइनस एओटा 2m थीटा बन जाएगा। समझ गए, e की पावर, या तो ऐसे लिख लेते हैं एक स्टेप और, e की पावर माइनस 2 एओटा थीटा होल पावर m होगी, वो मल्टीप्लाई हो जाएगी।
अब मल्टीप्लाई होकर दोनों ऐड हो जाएंगे तो e की पावर उल्टा 2m थीटा माइनस 2m थीटा हो जाएगा। तो e की पावर उल्टा 0 इज e की पावर उल्टा 0 इज e की पावर 0 ओनली बिकॉज cos 0 प्लस उल्टा sin 0 बनेगा, तो ये 1 आ जाएगा। सो 1 इज द आंसर। देखो भाई समझ आया नहीं समझ आया? ठीक है, चलो आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर भी हमारा थोड़ा सा स्टार्ट हो गया है, तो इसके भी 7-8 लेक्चर्स और हैं, तो वो उसमें फिनिश अप करेंगे। कल आपका टेस्ट है, जो भी कंफ्यूजन है, कुछ और डाउट वगैरह पूछना है, आप मुझे भेज सकते हो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, हैव अ गुड डे। जय हनुमान जी करके